अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है अनीस फ़ारूकी साहब ने जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाएँ, थैंक यू, थैंक बहुत यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नया साल आपको मुबारक हो सर, नए साल में हैप्पी हमारा न्यू ईयर। पहला शो है आपके साथ। थैंक यू देखने सो मच। वालों को भी, दर्शकों को भी, तमाम दोस्तों को, अहबाब को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएँ और आपको बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी के और नेक्स्ट लेवल अता करे। आप तो इस वक़्त जो काम कर रही हैं पाकिस्तान में बैठकर और जिस तरह से हाइलाइट कर रही हैं इश्यू को, वी रियली नीडेड दिस काइंड ऑफ अ फ्रेश एयर आरज़ू, जो आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि इस नए साल में बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए हैं, बाकी दुनिया के लिए भी यकीनन होंगे, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान और बाकी सारी दुनिया को कि क्या चैलेंजेस हैं? हमारे यहाँ तो खैर इकोनॉमी और सिक्योरिटी टीटीपी की वजह से एक बहुत वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है। बहुत सारे चैलेंजेस में जो सर-ए-फ़हरिस्त अगर आप देखती हैं तो वो मईशत और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की जो है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और मज़े की बात ये है वो हर दौर में तो रहा ही है, लेकिन उसमें बतदरीज कमी होती चली गई, बजाय इसके कि वो बेहतर होता। हमने देखा कि वो जहाँ स्टेबल होना शुरू होता है, वहाँ कोई न कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है कि वो फिर वापसी की तरफ हम धकेल दिए जाते हैं। तो या तो मुझे लगता है कि कोई हमारे ही अपने लोग साज़िश करते हैं कि इन्हें पसंद नहीं आती बात कि मुल्क अगर थोड़ा-सा टेक ऑफ करता है फ्लाइट, उसको वापस ग्राउंड पे लैंडिंग करवा देते हैं। तो ये आपको मालूम है पिछले दिनों जो भी सियासी मैन्यूवरिंग हुई, वो उसका नतीजा है कि आज हम मईशत के चैलेंज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल होता है 5 साला मंसूबा, 10 साला मंसूबा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स फाइनेंस के और मुल्क की तरक्की के, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इसमें हुआ नहीं ऐसा। और इसका जो ज़्यादा अगर हम देखते हैं कि जब किसी भी कौम में उसके उसके पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर में कोई गैप आता है, यानी कि एक एक लोगों की ज़िंदगियों में अगर 3 महीने का गैप आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो पूरे कंट्री की नसीब में 3 साढ़े 3 साल का गैप लाया गया और वो गैप उसमें कोई काम नहीं हो सका। काम ज़बानी दावों के अलावा, इस्लामी दावों के अलावा, लोगों को नसीहतों के अलावा, मतलब हमें कोई काम दिखाई नहीं दिया। हुकूमत किसी की भी हो चाहे, ज़िम्मेदार उसमें कोई एक फ़र्द वाहिद नहीं होता, बल्कि बहुत सारे इदारे भी होते हैं। उसमें आपकी अदलिया का किरदार होता है। ज़ाहिर है हर मुल्क में, हर स्टेट में वॉच डॉग्स होते हैं, जो अब नैब है, वी कंसीडर नैब एज़ अ वॉच डॉग। मीडिया हुँ। है, वी कंसीडर मीडिया एज़ अ वॉच डॉग। सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिसेज़ हैं या हाई कोर्ट। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी। आज़ू ऐसा है कि चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं और कौमों की जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा दरपेश है वो है मईशत का, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल का। कोई भी स्टेट गेज उसका पैमाना जो होता है वो उसकी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल होती है। अच्छा, इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल हमारी क्या बेहतर हुई है कि नहीं हुई है? सवाल ये है, क्या हम डिक्लाइन हुए हैं या हम आगे की तरफ बढ़े हैं? क्या इर्तिक़ा हुआ है, तरक्की हुई है कि तनाज़्ज़ुली हुई है? ये वो फैक्टर हैं जब हम गेज करते हैं कि ये कैसे होता है, इसको किस तरह से करते हैं। होता ये है कि जो मईशत है, वो एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स की तरह उसको सेट किया जाता है। बजट भी इसी तरह से आता है, छोटा बजट आता है, बड़ा बजट आता है, तवील मुद्दती मंसूबे होते हैं। अगर उनमें गैप आ जाए, जैसा कि हमारे आते रहे हैं बतदरीज, चलती हुँ। हुई, उठती हुई मईशत को धक्का देके वापस गिराया, लैंडिंग कराई जाती है टेक ऑफ होती हुई फ्लाइट को, तो फिर वो हम पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो यही कुछ हुआ कि साढ़े 3 साल की एक टेक ऑफ होती हुई हुकूमत जब इसहाक डार और नवाज़ शरीफ पीएमएलएन की हुकूमत चल रही थी और 2018 में इलेक्शन के ज़रिए एक प्रोजेक्ट, एक विज़न किया गया, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया कि ये मज़ीद आगे लेके जाएगा, लेकिन वो फ्लॉप हो, वो लैंड हुआ, बल्कि क्रैश लैंडिंग हुई और वो इमरान खान की हुकूमत थी। अच्छा, उसमें क्या हम फ़र्द वाहिद को कसूरवार ठहरा दें? सवाल ये पैदा हुँ। होता है ना। तो फ़र्द वाहिद ही ज़िम्मेदार नहीं होते स्टेट्स के। हम हर कौम में देखते हैं वॉच डॉग्स होते हैं। वॉच डॉग किसे कहते हैं? जो नज़र रखते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी करते हैं। नैब को हम कह सकते हैं कि ये एक वॉच डॉग है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को हम कह सकते हैं ये वॉच डॉग है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बॉडीज़ होती हैं वो वॉच डॉग है। सेनेट, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली वॉच डॉग्स होते हैं।
इसी तरह से हमारा मीडिया सबसे बड़ा वॉच डॉग होता है। तो मेरा सवाल ये कि क्या इन लोगों ने अपना किरदार पूरा किया? आप ये इन सब का कसूर है कि आज पाकिस्तान एक मईशत के गड्ढे में गिर रहा है, और आप कह रहे हैं कि इसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए ज़िम्मेदारी जो है वो शेर की है, नून की है, इसहाक डार पे सारी ज़िम्मेदारी डाल दो। मुझे तो वो लतीफ़ा याद आ जाता है कि एक शेर ने एक बंदर से कहा कि ये माचिस है, इस माचिस से तुम अपने घर में खाना पका सकते हो। उस बंदर ने उस माचिस से पूरा जंगल जला डाला और भागा हुआ शेर के पास आया कि ये आग बुझा दो, और जब शेर वो आग नहीं बुझा पाया तो लोगों ने कहा कि लोगों ने शेर को गालियां देनी शुरू कर दी। अबे भाई, उस बंदर को तो कोई गाली दो जिसने ये मुल्क जला डाला। तो मेरा तो सवाल ये है कि जिसको माचिस दी थी, जिसको हुकूमत दी थी, जिसको टूल्स दिए गए थे कि तुमने ये खजाना चलाना है, मेरा किचन चलाना है, मेरे लोगों के घरों में आटा पहुंचाना है, उसने ये करने के बजाय उसने आग ही लगा डाली। आप ये देखिए, आज की मैं आपको खबर बताता हूँ कि हर दौर में पाकिस्तान में आटा, गंदम जो है वो रिजर्व के तौर पे रखी जाती है बुरे दिनों के लिए। इन लोगों ने वो बांट दी मुफ्त लोगों में तोहफे के तौर पे। मतलब दरिया दिली देखें खलीफतुल आखिरुल मोमिनीन की, कि वो अपने इस तरह से बांट रहे हैं जैसे उनके बाप का मुल्क है और वो लोगों को चीजें बांट रहे हैं। ये वो चीजें हैं, जब ये खुलेंगी तो कोई ना कोई वॉच डॉग, किसी न किसी को तो गैरत आएगी, वो कहेगा कि भाई इनसे हिसाब लिया जाए, इनसे किताब लिया जाए। तो एक तो ये हो गया चैलेंज आपका। दूसरा चैलेंज हमारा जो है वो खारजा साइड पर है, यानी कि फॉरेन, इंटरनल अफेयर की बात कर ली ना, आप जरा थोड़ा सा फॉरेन अफेयर्स की बात कर लेते हैं। दुनिया के साथ जब तक हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, हमारी क्रेडिट रेटिंग उस पर मुनहसर करती है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अलाइन होते हैं दुनिया के साथ। और दुनिया में देखिए चीन भी शामिल है, दुनिया में अमेरिका भी शामिल है, और दुनिया में भारत भी शामिल है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि भारत जो है वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है और हम उससे बात नहीं करेंगे। तो आपकी अपनी हैसियत और औकात क्या है, हमें ये देखनी होती है कि एक छोटा सा मुल्क, एक डिक्लाइन होती हुई इकोनॉमी, और वो ये जो है वो सीना चौड़ा करके बढ़के मारे कि जी हमें इससे दोस्ती रखनी है, इससे नहीं रखनी है। आपके पास चॉइस नहीं है, बेगर का नॉट बी चूजर्स। तो एक हो गया आपका फॉरेन अफेयर का चैलेंज, एक हो गया आपका इंटरनल अफेयर का चैलेंज, एक हो गया आपका अपना पॉलिटिकल फ्यूचर, कि आप लोगों ने अपना अभी तक फ्यूचर ही डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम कैसे चलेंगे, क्या होगा। इलेक्शन जल्दी करा दें। हम हमेशा सुनते हैं मिड टर्म इलेक्शन, दुनिया में बहुत कम ऐसा होता है मिड टर्म इलेक्शन। भाई कोई खेल है? कोई फ्री में होते हैं इलेक्शन? इस पे सरकारी खर्चा लगता है, आवाम टैक्स पेयर का पैसा लगता है। इलेक्शन मुजाहरे किस बात पे, रैलियां किस बात पे हो रही हैं आरजू, के इलेक्शन करा दें। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इलेक्शन हल होता तो जो 3 साढ़े 3 साल आपको मिले हैं उसमें आपने क्या कर लिया है जो अवाम अब बिल्कुल। उम्मीद रखे कि आप हुँ। आगे चल के करेंगे, राइट? तो ये है सूरत हाल। लेकिन सर इसका बाकी दुनिया जो हमारी तरफ देख रही है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो या कोई भी दूसरा मुल्क, इस वक़्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, सबको यही लग रहा है कि कुछ माँगने के लिए आते होंगे या फिर ये कि कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर बाकी दुनिया किस तरह देख रही है? देखिए, उनको दुनिया का तो काम है देना, दुनिया एक साहूकार है और वो देती है, सूद पे देती है, उनको तो अपना इंटरेस्ट है। मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती ना। तो वो तो देंगी और वो हमें लेना है, और हमारी मजबूरी, हम ये नहीं कह सकते कि जी हम मांग भी नहीं रहे, हमारी गैरत बहुत ज़्यादा है और हम अपना काम भी चला लेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। जो जो करंट डेफिसिट है, जो बजट है हमारा, उसके लिए हमें जितने भी लोन्स चाहिए, जितने भी ग्रांट्स चाहिए, जितनी भी सब्सिडीज चाहिए, जितना फॉरेन रिजर्व चाहिए बैंकों में रखने के लिए, चाहे वो सऊदी अरब के रियाल हों या किसी और के डॉलर हों या चाइना के पैसे हों, हमें अपने बैंकों में रखने के लिए पैसे चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी इतना पैसा देने के बावजूद भी वो इतना इनफ नहीं होता कि वो डे टू डे रोटेशन में आ सके। ये बात समझने की ज़रूरत है। तो ऐसा आप कह नहीं सकते कि रियलिटी है कि आपको पैसे चाहिए, और गैरत का तकाजा, और जिसे कहते हैं ना कि वो बढ़के जो हैं वो हम मारे कि जी हमें पैसे नहीं चाहिए, हम हाथ नहीं हुँ। फैलाएंगे। तो शहबाज शरीफ अगर कहीं जाके बोलते हैं कि हमें पैसे चाहिए और हम आपसे ले रहे हैं एंड वी विल रिटर्न इट, तो लोग आप उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि वो ये भिखारी है, ये मांग रहा है, ये कर रहा है। तो कशकोल तो इमरान खान ने भी नहीं तोड़ा ना, मांगने तो वो भी गए। उन्होंने हुँ। भी बड़ी बड़ी लॉबिंग अमेरिका में फर्में हायर कर ली कि जी मुझे मेरी इमेज अच्छी हो जाए, जो मैंने ख़राब की है। अमेरिका का साइफर लहरा के मैंने हुँ। उनसे पंगा ले लिया। अब उनकी आप हरकतें देखें। जब उनको बरतानिया जाना था, बरतानिया एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलाय है पाकिस्तान का, और बहुत फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वो बहुत बड़ा हेल्पर है हमारा।
वहाँ पे इमरान खान अपने पूरे दौरे हुकूमत में एक दौरा नहीं किया। वजह पूछिए अब, वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी वाइफ साहिबा को ये पसंद नहीं था कि इमरान खान अपनी एक्स वाइफ और बच्चों से मिलने का मौका मिले लंदन में, तो उनको रोक दिया गया। जनरल बाजवा ने और एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे कहा कि सर ये बड़े इंपॉर्टेंट, हमने आपके दौरे जो हैं वो इनविटेशन मंगवाए हैं आपके लिए, ये जाना ज़रूरी है, पाकिस्तान की प्रेजेंस ज़रूरी है एज ए स्टेट हेड, और वो स्टेट हेड के फैसले जो है वो ख्वाबगाह में हो रहे हैं। तो जब मुल्क ऐसे चलाए जाएंगे तो फिर आप बताइए कि क्या हाल होगा। इस मुल्क को बदतरीन लाने में जिम्मेदारी लास्ट हुकूमत की है, जिन्होंने अपने अफेयर्स को स्टेट के तौर पे नहीं चलाए, अपने घर के किचन के तौर पे चलाए। लेकिन सर ये जो आपने बात की एजेंसीज की भी और इमरान खान की भी, तो ये ऑडियो आ रही है, कभी वीडियो आ रही है, तो एजेंसीज का भी तो ये काम नहीं है ना, फौज का काम भी तो ये नहीं है। उनको अपने जो है वो सिक्योरिटी को देखना चाहिए। जो टीटीपी से इतना खतरा है, उसके बजाय कभी किसी की ऑडियो लीक हो रही है, कभी किसी की आ रही है। वो बात ये है कि जो बुनियादी हमारा फ्लॉड जो सिस्टम है वो यही है कि अगर हम अपने अपने दायरे कार में रहते हुए काम कर रहे होते तो ये मसाइल ही ना होते। देखिए सियासतदान ग्रेजुअली सीखती हैं डेमोक्रेसी, जब वो एक इट्रिशन के फ़िल्टर से गुज़रती हुई, तत्हीर के अमल से गुज़रती हुई आती है। दुनिया में जमहूरियतों को और कानून बनाने में तकरीबन 300-300 400-400 साल लगते हैं। 75 साल में 35 साल आपको सिर्फ जमहूरियत को मिले हैं, बल्कि उससे भी कम। बाकी तो हमें वर्दी को हमने दिए। अब वर्दी जो है वो अपना अपना विजन लेके आती थी, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक आएगा वो कहेगा कि मैं रोशन ख्याल पाकिस्तान बना दूंगा, एक आएगा मैं सही मानों में इस्लामी निज़ाम ले आऊँगा, एक आएगा वो कहेगा कि ये काफिर है, इसको पहले काफिर डिक्लेयर करने में हम अपनी एफर्ट्स लगा देंगे, एक आएगा कि जी इसको कत्ल कर दें, हम जो है ना ये करेंगे, एक आएगा जिहाद के नाम पे पैसे लेना शुरू हो जाएगा, एक आएगा गुड एंड बैड तालिबान बनाना शुरू हो जाएगा। हिलरी क्लिंटन ने अपनी किताब में वाज़े तौर पे लिखा कि वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते अमेरिकन जो हैं। उसकी वजह उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि जब, और बड़ी उन्होंने एक मिसाल दी कि जब आप सांप को अपने बैकयार्ड में दूध पिलाने के लिए रखोगे तो वो ये आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो सिर्फ पड़ोसी को ही डसेगा, वो आपको भी डसेगा। और उसकी मिसाल उन्होंने इस तरह से दी कि पाकिस्तान हमसे पैसे लेता है वॉर ऑन टेरर के लिए, तालिबान से लड़ने के लिए, साथ ही वो गुड तालिबान भी क्रिएट करता है। तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपकी दोनों कश्तियों हों, आपके दोनों हाथ में जो है लड्डू हों, आप दोनों कश्तियों में सवार हों, और आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो एलाइज जो हैं वो आपको फंडिंग भी करें। हमने वहाँ भी अपना नुकसान किया, और ये किसने नुकसान किया? ये पाकिस्तान की जमहूरी लोगों ने नहीं किया, ये पाकिस्तान के सियासतदानों ने नहीं किया, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया। क्योंकि उस वक्त डॉलर आ रहे थे, चाहे वो ज़िया-उल-हक का ज़माना हो, चाहे वो जनरल कियानी का हो, राहिल शरीफ का हो, या जनरल बाजवा का हो, या अब जो नए जनरल आ रहे हैं। अब इनको सोचना होगा कि हमें पहले तो अपने क्लियर डिफाइंड बाउंड्री लाइन खींच देनी है कि टेरर क्या है, एक्सट्रीमिज्म क्या है, और जो अमन है, पीस है, वो किस तरफ है। अनटिल एंड अनलेस वी डिसाइड दैट, वी नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट अस, क्योंकि हमने इस एतमाद को बहुत धोखा दिया है। और अनफॉर्चुनेटली इसका नुकसान किसी को नहीं हुआ, इसका नुकसान पाकिस्तान के आम आदमी को हुआ है, आम इंसान को हुआ है। क्योंकि जब आपका बच्चा पैदा होता है और 2 लाख रुपए उसके सर पे कर्जा होता है, तो वो तो उन लोगों को तो फ़िक्र नहीं होती जो कि मैसेज में बड़े-बड़े खाने खा रहे होते हैं, जो कि प्राइवेट जेटों में सफ़र कर रहे होते हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, जिनके महल्लात मिसिसागा, टोरंटो में और लंदन की पॉश इलाकों में होते हैं। उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क मेरे पाकिस्तानियों को पड़ता है, जो आम पाकिस्तानी है, जो गरीब पाकिस्तानी है, जिनका खून पसीना बहाकर हम उनसे टैक्स लेते हैं, उन पे बिजली का टैक्स डालते हैं, जिनको बिजली नहीं देते उनको बिल देते हैं, जिनको पानी नहीं देते उनको बिल देते हैं, और वो बेचारे मारे जाते हैं। उनसे आज हम गंदम भी छीन लेते हैं, उनसे उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने ऑक्सीजन दी है, वो भी स्मोक ज़्यादा, फॉग ज़्यादा, पॉल्यूटेड एयर जो है वो साँस लेते हैं उसमें, गंदा पानी वो सीवरेज का मिला हुआ पीते हैं। और आप बात करते हैं मदीने की रियासत की, आप बात करते हैं मैं अखीरुल मोमिनीन हूँ, मैं ये हूँ, मैं इय्याका नअबुदु हूँ। व्हाट हैव यू डन टू द पीपल? अल्लाह मियाँ से आपसे सवाल करेगा। मेरे 22 करोड़ लोगों के साथ आपने जो किया है, इसका हिसाब आपको देना होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को अपने रास्ते पे, अपने, अगर अल्लाह करे कि जनरल आसिम मुनीर न्यूट्रल हो चुके हों, वो एक प्रोफेशनल सोल्जर हों, वो एक प्रोफेशनल आर्मी बनाएं, अल्लाह करे, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम तो अल्लाह मियाँ से दुआएं करते हैं ना जब से पाकिस्तान बना है, और ये सूरत हाल है, तो अब देखिए क्या होता है।
बिल्कुल सही। लेकिन सर इस वक़्त आपको कौन-सी कंट्रीज़ ऐसी लगती हैं जो पाकिस्तान की मदद करने को आगे बढ़ेंगी और पाकिस्तान को सहारा देंगी? वैसे तो ख़ैर जेनेवा में सुना जा रहा है कि आईएमएफ के जो टीम है उससे भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे इसाक डार साहब, वहाँ से कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ-साथ ऑपोज़िशन यानी कि पीटीआई के जो लोग हैं उनके उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आईएमएफ के साथ डील की गई तो 40% तक महँगाई बढ़ सकती है, लेकिन वो अभी वो तो कौन-सा हमेशा ही बड़ा होता है ना। लोग मज़े में हैं, वो तो हमेशा से रही है बिल्कुल। तो कौन-सी कंट्रीज़ ऐसी हैं सर जो ये बार-बार कहते हैं जी फ्रेंडली कंट्रीज़ हमारी मदद करेंगी, आखिर फ्रेंडली कंट्रीज़ कौन है? देखिए, फ्रेंडली कंट्री में सबसे पहले नाम आता है सऊदी अरब का, ठीक है? हुँ, अच्छा, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिलीफ़ मिल जाता है कि वो जो तेल की हमें उनको अदा करने होते हैं बिल्स वग़ैरह, वो कुछ दिनों के लिए होल्ड पे डाल देते हैं, मतलब वो हुँ, फ्रीज़ हो जाता है, वो ब बाद में अदा कर दीजिएगा, डिफर्ड पेमेंट हुँ, जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद है चाइना। चाइना जो है वो रकम हार्ड कैश तो देता नहीं है, वो हुँ, प्रोजेक्ट्स की सूरत में देता है या डेवलपमेंट की सूरत में देता है। तीसरा जो सबसे बड़ा है वो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वो उनके कर्ज़े आपको मालूम है कि किन शराइत पे दिए जाते हैं। उनके कर्ज़े इस शर्त पे दिए जाते हैं कि आप अपना रिकवरी प्लान बताएँ हमें, ठीक है? हुँ, रिकवरी प्लान मैं आपको अगर $100 दे रहा हूँ, तो यू प्रूव इट कि हाउ आर यू गोइंग टू रिटर्न इट टू मी एंड फ्रॉम व्हिच सोर्स, राइट? अब पाकिस्तान बोलेगा मेरा तो खजाना खाली है इसीलिए तो मैं आपसे पैसे माँग रहा हूँ। तो हुँ, आईएमएफ कहेगा ठीक है, अपने अवाम से कहो कि बिजली में जो है ना ₹2 ज़्यादा दिया करें, ठीक है? हुँ, अब बोझ किस पे पड़ा? अवाम पे। पब्लिक पे। ₹2 हुँ, कौन दे रहा है? पब्लिक दे रही है। अच्छा, पब्लिक को मिल क्या रहा है? अंधेरा। पब्लिक को मिल क्या रही है? लोड शेडिंग। बिजली उनको मिल नहीं रही है। उस पे ₹2 आप उनको दे रहे हैं। अच्छा, उनकी जो मिनिमम वेज या उनका जो वेज है रेट है, वो आपने ज़रा-सा भी नहीं बढ़ाया। उनकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। आलू, गोश्त, टमाटर ये सारी चीज़ें महँगी हो चुकी हैं, तेल महँगा हो चुका है। हर चीज़ तो महँगी हो रही है, इनकम नहीं बढ़ाई जा रही। अब इनकम नहीं बढ़ रही, गरीब पे आप बोझ डाल रहे हैं। तो वो जो आपका सवाल है कि फ्रेंडली कंट्रीज़ कौन है? वो सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज़ अपना इंटरेस्ट देख के आपको देती हैं। वो साहूकार हैं। उनको इससे गर्ज़ नहीं है कि आप ये मेरे एक सऊदी अरब को इससे गर्ज़ नहीं है कि ये मेरे एक दीनी भाई का मुल्क है और मैं हुँ, इसको सपोर्ट करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेगा दीनी भाई मैं आपको जो है ना वो आपकी जो आपने मुझे उधार देना है, वो चलो थोड़ी देर बाद दे देना। हुँ, लेकिन बाकी लोग तो ये भी नहीं कहते। चाइना तो कहेगा कि या तो मुझे ये दे दो वापस, वरना मैं बलूचिस्तान पे कब्जा कर लूँगा या गवादर मेरा हो गया कल से। कल कल को ये ऐलान हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? वो अपनी फ़ौजें उतार देगा और ये ही हैज़ डन दैट इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इन अफ्रीका। हुँ, तो पाकिस्तान ने तो जिन टर्म्स पे साइन किए हुए हैं, दस्तखत किए हुए हैं, इससे एक ऐसे चुंगल में फँस गए हैं, ख़ास तौर पे चाइना जैसे साहूकार के साथ कि वो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो फ्रेंडली कंट्रीज़ में हो सकता है यूरोपियन यूनियन भी आपके साथ हो। फिर अब यूरोपीय यूनियन की बात आती है। अब यूरोपीय यूनियन में फ्रांस एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और आप कहते हैं जी फ्रांस के एम्बेसडर को इस मुल्क से बाहर निकालो, राइट? हमारा एक्सट्रीमिज़्म की इंतहा तो देखिए ना कि हमने हुँ, अपने जो वो पॉलिसीज़ तय क्या की हुई हैं कि उसने तौहीन वगैरह हो गई है कोई इस्लाम की, यहाँ पे इस्लाम का कार्ड चल रहा है। और अब जो है ना फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकालो, फ्रांस से दोस्तियाँ तोड़ लो। पाकिस्तान को मालूम है, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को मालूम है कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू लाइक हैव अ फाइट विद फ्रांस, चाहे वो डिप्लोमैटिक महाज पे ही क्यों ना हो। और यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा एलाई है। फिर बरतानिया हो गया, बरतानिया से आप लोग बिलावल भुट्टो के आने के बाद, उनके दौरों के बाद जो कि मुस्तकिल कर रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो है गार्बेज समेटा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक आदमी को ऐसा इमेज लेके जाना पड़ेगा पाकिस्तान का, सॉफ्टवेयर इमेज को बेहतर बनाना पड़ेगा। जो इन्होंने डैमेज किया है, उसने अब तक सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही किया है। इसहाक डार अगर आया है और लोग उसको बुरा-भला कह रहे हैं, लेकिन भाई वो डैमेज कंट्रोल करने आया है। वो शेर वो आग बुझाने आया है जो एक बंदर ने लगाई हुई है, राइट? लेकिन सर तो मिफ्ता इस्माइल जो उनकी अपनी पार्टी के हैं, वो तो खुद इसाक डार साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब ये और बात है कि उन्होंने सब कुछ कहने के बाद माफ़ी माँग ली। माफ़ी माँग ली, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने किया क्या है? आप ये भी तो देखिए ना कि हुँ, एक आदमी जिस वक़्त के इसहाक डार पे पाबंदी है, नून लीग पे पाबंदी है, हुँ, दस्तयाब लोगों में वही जाके एक दावे करता है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, सिर्फ़ अपनी हुँ, फैक्ट्री चलाना जानता है। उसको मालूम है कि रोकड़ा कैसे बनाया जाता है। वो चला गया उसको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया, उसने तजर्बे कर हुँ, दिए। ये भी नून लीग का एक फ़ॉल्ट है ना, लेकिन एट लीस्ट उन्होंने रियलाइज़ करके इमीडिएटली इसहाक डार को वहाँ बुलवाया और इसहाक डार विल टेक टाइम टू फिक्स ऑल दिस मेस। अभी तो डैमेज कंट्रोल में ही भैया ये पाकिस्तान का 1 साल 2 साल निकलेगा।
चाहे वो शहबाज शरीफ उसमें मेहनत करे, मरीम नवाज मेहनत करे, ये आपके इसहाक डार साहब मेहनत करें, मियाँ साहब कुछ करें, वॉर फुटिंग पे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम हो रहा है, होना चाहिए, और वो होगा। उसके बाद आपको तकरीबन साल के बाद कुछ थोड़ा सा रिलीफ नजर आना शुरू होगा कि ये मैस जो है, ये क्रिएट जो किया था, वो फिक्स करने की कोशिश किसी तक कामयाब हुई। अब लेट्स स्टार्ट प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, बट बाय दैट टाइम इलेक्शन आ जाएंगे अक्टूबर में, और फिर हम एक नए मैन्यूवरिंग से गुजरेंगे। फिर एक कोई प्रोजेक्ट किसी के जहन में कोई वही नाजिल होगी कि तो अब सर जो है, इलेक्शन आगे भी तो बढ़ाया जा सकता है, सुनने में आ रहा था कि इलेक्शन एक साल आगे बढ़ सकता है। मेरे ख्याल में दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर पाकिस्तान, हम्म। कि अभी फ़िलहाल हम इस इलेक्शन के बजाय मुल्क को मजबूत और उसकी मीशत को मजबूत और इसको अपने पाँव पे खड़ा कर दें पहले, और आवाम को दिखाएं कि हमने इसको बेहतर कर लिया है। आवाम पे से महंगाई का बोझ कम करें, आवाम पे से ये टैक्सेशन का बोझ उतारें, उनको रिलीफ दें, उनके घरों में खाना, उनको जॉब्स, उनको जो है ना तेल, पेट्रोल, टमाटर, प्याज, आटा सब कुछ दें, साबित करें कि हम ये कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन होते रहेंगे। एक चाहे टेक्नोक्रेट सेटअप ले आएँ, एक एक कौमी मफाद में कोई कौमी हुकूमत बना दें, सब मिल के पाकिस्तान की खातिर इसको बेहतर कर लें। मेरे नज़दीक इलेक्शन इज़ नॉट ए प्रायोरिटी। इमरान खान के नज़दीक उनकी ज़िंदगी का आखिरी मौका है ये। अल्लाह मियाँ ने जो बचे-खुचे साल दिए हैं, इसमें उनको दोबारा शेरवानी, जो कि शायद बल्कि क्या यकीनी तौर पे अब उनके नसीब में नहीं है, अदर देन कोई नया निकाह कर लें, नई शेरवानी पहन लें, वो बात अलग है, लेकिन इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की शेरवानी उनके नसीब में नहीं है। ये तो मतलब पाकिस्तान का हर जो नजूमी से लेकर हर शख्स जो है, वो जी होश शख्स जो है, वो ये कहता है कि ना हमें ये शख्स चाहिए और ना ये शख्स कभी आएगा। आप ये देखिएगा कि पीटीआई अपनी जगह रहेगी, पीटीआई जो एक सियासी जमात है, उसकी अपनी हकीकत है, इमरान खान नहीं रहेंगे। सर क्या अरेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, क्या उसके जवाब में गवर्नमेंट हो या कोई इदारे हों, क्या वो उनको अरेस्ट करने जाएंगे? क्योंकि मुसलसल जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो तो कहना चाहिए कि प्रोवोक करने का तरीका लग रहा है। देखिए, स्टेटमेंट पे अरेस्ट होते हैं कि नहीं होते, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनके काम हैं, अगर उसको सही तरीके से उस पे केसेस बनाए जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं अरेस्ट होने के। वो उन्होंने जो पाकिस्तान का एक कौम का जो हाल किया है, जिस तरह से उन्होंने फॉरेन अफेयर्स को डील किया है, जिस तरह से उन्होंने इंटरनल अफेयर्स को डील किया है, जिस हम्म। तरह से जो भी काम उन्होंने किए, आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम कि उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर, अरेस्ट होना ना होना तो वो तो अदालतों का काम है। लेकिन मुझे वो अरेस्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, उससे पहले ही वो एस्केप कर जाएंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। वो ठीक है सर, लेकिन जो लोग इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, उनको अपने आप को पीटीआई या इमरान खान की गवर्नमेंट से बेहतर साबित करना होगा। तभी लोग इस बात को मानेंगे कि इमरान खान ने बहुत गलत किया था और ये बहुत ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। इसके लिए इनको अपना काम दिखाना होगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक माय यू सो प्लेज़र, मच। थैंक यू।